हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के अपन डिस्कस करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी के वन शॉट वीडियो के बारे में, जो कि इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, एनिमल किंगडम हुआ, प्लांट किंगडम हुआ और मॉर्फोलॉजी हुआ, वो सारे मैंने वन शॉट वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो या फिर चैनल के ऊपर विजिट करके भी उनको देख सकते हो। बहुत ही धमाकेदार ट्रिक्स के साथ मैंने उनको करवा दिया है। आज अपन बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी की। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये भी, क्योंकि डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम और डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। लेकिन अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख लिया तो फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली, क्योंकि इसी तरीके की ट्रिक्स मैं आपको एक एक लाइन के बता दूंगा जिसमें कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। उससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। डिजिटल तरीके से मैं बताता नहीं हूँ, सारी चीज़ें मुझे नोट करनी पड़ती है, उसके बाद मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बेनिफिट रहे, क्योंकि नीट में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो चलो प्रेजेंट कर देना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एफबी का भी लिंक गिवन है, वहाँ पर भी मैं वीडियोस अवेलेबल करवाता हूँ। अगर आप वहाँ पर भी शेयर करना चाहते हो जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्लांट एनाटॉमी। तो सबसे पहले आता है टिश्यूज़ के बारे में। तो जितने मेन पॉइंट हैं मैंने सारे नोट कर दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं, ओरिजिन और फंक्शन उनका सेम ही होता है, यानी कि एक ही जगह से बनते हैं और काम भी लगभग ऐसा ही करते हैं, एकदम सेम। तो ये एनसीईआरटी की लाइन्स है। अब जो टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, हिंदी में जिसको विभुज्योतक बोलते हैं। विभुज्योतक का मतलब होता है कि टिश्यू विच कैन डिवाइड। अब टिश्यू हो सकता है या फिर सेल हो सकती हैं, बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, तो ये बताने की जरूरत है नहीं। तो जो ऐसी सेल इसमें प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, जो कि डिवाइड कर सकती है, यानी कि आगे से वो सेल डिवीजन कर सकती हैं। लेकिन परमानेंट, नाम से ही है परमानेंट, यानी कि वो डिवाइड नहीं कर सकती, फर्दर डिवाइड, कांट डिवाइड फर्दर। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हो गया एपाइकल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया और लेटरल मेरिस्टेम हो गया। अब लेटरल मेरिस्टेम को भी तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फेसिकुलर, वेसिकुलर, कैम्बियम। तो लेटरल मेरिस्टेम होता है जो कि, अब ये लेटरल मेरिस्टेम है, ये दोनों जो होंगे वो प्राइमरी ग्रोथ के अंदर हेल्प करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये थर्ड वाला है जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ करवाने में हेल्प करेगा। और सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाती है, चैप्टर के एंड में अपन ये सारा डिस्कस मैं करूंगा आपके साथ में। तो जो फर्स्ट आता है वो है फेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा आता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और फिर लास्ट है कॉर्क कैम्बियम। तो ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये बात हुई अपने टिश्यूज़ की। अब बात करते हैं एक एक करके सबको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल टिश्यूज़ की। एनसीईआरटी में एच टीज नोट किए हुए हैं, तो आप उसको देख लेना। एक बार ये वीडियो देखोगे फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हो। तो देखो सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो एक ही टाइप की सेल इसमें प्रेजेंट होती है, अलग अलग टाइप की नहीं होती, इसलिए ये सेम काइंड ऑफ जो वर्क है वो परफॉर्म करेंगे। अब सिंपल टिश्यूज़ भी तीन टाइप का होता है, पेरेन्काइमा टिश्यू और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो ये आपको बहुत बार आपके सामने आए होंगे जैसे चैप्टर आप स्टार्ट करते हो उसके साथ। अब ये क्या होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ये मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरेन्काइमा, जिसके जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो मैंने इसके आसपास नोट कर दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर कंपोनेंट। तो सबसे ज़्यादा किसी इस चैप्टर में जो होने वाला है वो सिंपल टिश्यू है, वो है पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, तो ये है सब मेजर कंपोनेंट होता है सभी का। तो आइसोडाइमेट्रिक सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, यानी कि सेलुलोजिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो सेलुलोज तो बनाएगा। देखो स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे तभी ये काम परफॉर्म कर पाएंगी चीज़ें आसानी से। फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज का काम करता है, क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएगा और फूड तो स्टोर करना ही पड़ेगा। तो ये सारे काम होते हैं पेरेन्काइमल टिश्यू के, जो कि सिंपल टिश्यू है। अभी और बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं कोलेनकाइमा की। तो कोलेनकाइमा क्या होती है, प्रेजेंट एट बिलो एपिडर्मिस इन डाइकोट। तो डाइकोट की जस्ट एपिडर्मिस होती है, उसके जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल थिकंड होती है एट कॉर्नर। तो कॉर्नर, जैसे कि ये कोई अपने एक सेल ले रखी है, तो इसके जितने भी कॉर्नर है वहां पर इसके थिकनेस प्रेजेंट है। अब वो किसकी डिपोजिशन होती है, हेमिसेलुलोज या फिर पैक्टिन हो गया, इनकी जो है डिपोजिशन होती है। यहाँ पर नोट भी किया हुआ है सारे पॉइंट मैंने। तो देखो डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन एट कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स के ऊपर इन इन चीज़ों की डिपोजिशन इसमें होती है। तो इसके अंदर कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता,
स्पेस प्रेजेंट नहीं होता तो यानी कि कुछ भी स्टोर नहीं करेंगे। जैसे कि प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द यंग प्लांट्स, तो जो प्लांट्स होते हैं यंग जो कि नए बनते हैं उनको सपोर्ट देने का काम करती हैं कोलिन काइमा। तो थोड़ी तो ये स्टिफ होगी, तो इसी वजह से जो नए वाले प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने में ईजी होती है। नेक्स्ट बात कर, नेक्स्ट और लास्ट आती है स्क्लेरेन काइमा। तो स्क्लेरेन काइमा होती है डेड होती है क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट होता है। तो प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है तो जीवित रह के क्या करेंगे। तो ये दो टाइप की होती है, तो स्क्लेरिड्स और फाइबर्स। तो स्क्लेरिड्स का एग्जांपल ये आपके सामने है और फाइबर्स आपके सामने ये ऐसे होते हैं। बाकी आपको समझ में आता ही होगा कि किस किस तरीके से ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फाउंड इन पल्प ऑफ फ्रूट लाइक, जैसे कि फ्रूट होते हैं उनके पल्प के अंदर प्रेजेंट होती है। अपनी एनसीईआरटी में ऐसे कैसा ये गिवन है, लाइक गुआवा जैसे कि अमरूद हो गया, पियर हो गया, सपोटा हो गई, सीड कोट ऑफ द लेग्यूम प्लांट्स हो गए, और चाय की पत्तियों के अंदर ये प्रेजेंट होता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, डेड है, तो इसको तो कैसे भी करके रख लो, और जो मरे हुए होते हैं वो सपोर्ट देने में ही हेल्प करते हैं क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स का अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जहां अपन लिविंग थिंग्स को नहीं काम में ले सकते उस जगह पे, इसीलिए ये सपोर्ट करने के काम आती है। अभी ये सिंपल टिश्यू कंप्लीट हुआ, अब बात करते हैं आगे के टिश्यूज। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होती है, मेडअप ऑफ मोर देन 2 सेल्स, तो या दो से ज्यादा सेल्स होती हैं, उनसे मिलकर ये बने हुए होते हैं। परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स, तो अलग दो सेल होंगी, दो से ज्यादा सेल होंगी, तो अलग सेल, हर एक सेल अलग काम कर रही होगी, तो इसी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोले हैं। और अपने एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, एक तो जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं। जैसे कि जाइलम के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है, ट्रैकिड्स होती है, जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम पेरेंट काइमा होती है। ऐसे ही फ्लोएम के अंदर भी सी ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल होती है, एक फ्लोएम फाइबर और एक वो होता है फ्लोएम पेरेंट काइमा। जैसे कि यहाँ पे जाइलम फाइबर्स थे, यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स हैं, यहाँ पे जाइलम पेरेंट काइमा थी, यहाँ पर फ्लोएम पेरेंट काइमा है। तो अब इनको डिस्कस करते हैं उनके कैरेक्टर्स को। अब सबसे पहले आती है वेसल्स। तो वेसल्स क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं आपको ये इस तरीके से याद भी रह जाएंगे क्योंकि अपने को माइंड में ये पिक्चर बनी रहेगी, ये मैप बना हुआ रहेगा। ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेसल्स सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। अब इसमें प्रेजेंट होती है तो बाकियों में नहीं होगी, तो ये बात आपको याद रखेंगे। एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। तो लिग्निफाइड होती हैं, तो ये लिग्निफाइड होती हैं क्योंकि वाटर लॉस नहीं हो पाए या फिर वाटर को अच्छे से ये ऊपर पहुंचा पाए। वेसल्स मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके वेसल्स के मेंबर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा आगे आपको, क्योंकि इसके साथ काम करती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो प्रोटोप्लाज्म इसमें एब्सेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसीलिए ये अपने खुद के यूज में तो कुछ लेगी नहीं, तो बस दूसरों की हेल्प करने में ही सहायता करेगी। लार्ज केविटी प्रेजेंट होती है, तो केविटी प्रेजेंट होगी तभी तो वाटर को ट्रांसफर कर पाएंगी, तो ये इसका कैरेक्टर हो गया, वेसल्स का मेन कैरेक्टर है। तो क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में प्रेजेंट होती है या फिर जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है, ये स्टेटमेंट के टाइप में। नेक्स्ट बात करते हैं, बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर ट्रैकिड्स के बारे में। तो ट्रैकिड्स क्या होती हैं, ट्रैकिड्स होती हैं सेल वॉल इनकी थिक होती है इनर वॉल के ऊपर, एंड लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड होती है क्योंकि ये भी पानी का ट्रांसफर करवाएंगी। तो जाइलम का मेन काम तो पानी का ट्रांसफर करना या फिर फूड को इधर उधर लेके जाना, ये काम होता है जो पेड़ को जरूरत पड़ती है उसके बारे में। तो डेड बिकॉज प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, तो इसमें भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, ये भी मरा हुआ है, ये भी मार डाला। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक होती है। तो ट्यूब की तरह की ट्रैकिड्स होती हैं, लंबी होती हैं ताकि वाटर को ट्रांसफर आसानी से कर पाए एक से दूसरी सेल के अंदर। अब बात करते हैं जाइलम फाइबर्स की। तो जाइलम फाइबर्स भी थिक वॉल होती है, यानी कि इसकी भी मोटी वॉल होती है। मोटी वॉल होने की वजह से वाटर एक दूसरे से कहीं जाए नहीं। तो कैविटी भी इसमें भी एब्सेंट होती है, जो कि सेपरेट हो सकती है और एसेप्टेट भी हो सकती है। तो जाइलम फाइबर्स के ये कैरेक्टर्स हो गए। तो आपको ये तीनों याद रह गए, ये तीनों है डेड सेल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है और सेलुलोजिक होती है। अब जहाँ पर सेलुलोज का नाम आ गया तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पर खाना बनेगा, और खाना बनेगा तो यानी कि कोई ना कोई तो खाना बना रहा है, तो यानी कि कोई तो वहाँ पर जिंदा है। तो ये फ्लोएम जाइलम पेरेन्काइमा है, वो एक ही लिविंग पार्ट होता है इसके अंदर, जाइलम के अंदर। तो लिविंग सेल्स होती हैं, मैंने बता दिया, आपको समझा दिया। तो इसका फूड स्टोर भी करती हैं, लाइक स्टार्च, फैट एंड टेनिन के रूप में इसमें फूड स्टोर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं रे पेरेन्काइमा सेल्स भी इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। रे पेरेन्काइमा का मतलब हो गया कि जो वाटर को डायरेक्ट ऊपर तो पहुंचाना नहीं है, साइड में भी तो प्लांट के पार्ट होते हैं, तो उनको पानी कौन देगा, तो उनको पानी देने का काम करती है रे पेरेन्काइमा, यानी कि साइड के अंदर पानी ट्रांसफर यही करता है। तो ये जाइलम की बात हो गई, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाइलम दोबारा देख लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
अब आता है अपना नेक्स्ट आता है फ्लोएम। जाइलम कंप्लीट कर लिया चारों पार्ट अपन ने, अब आता है फ्लोएम की बारी। तो फ्लोएम का फर्स्ट पार्ट था सीव ट्यूब्स। तो ये फर्स्ट में डिवाइड था सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या होती है? लंबी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये होती है। तो पोर्स आर प्रेजेंट इनर वॉल मेड ए सीव प्लेट। तो चांदली की चालनी होती है, अपनी चलनी चाय छानते हुए देखी होगी आपने, उसी तरीके की ये प्लेट अंदर से बन जाती है ताकि पानी आसानी से उसके अंदर से पास हो पाए। इन वाटर इन मैच्योर सीव ट्यूब्स जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है। तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जो होती है पेरिफेरी की तरफ चला जाता है, क्योंकि बीच में पाइप बन जाती है ताकि पानी आसानी से ऊपर नीचे जा पाए। तो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होने से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें स्टोर रह सकती हैं। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होने का रीजन क्या है तो मैं आपको आगे वाला पार्ट जब समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो चलो अभी वो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या होती है? स्पेसिफिक पेरेन्काइमेटस सेल्स ये प्रेजेंट होती है। अब पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं तो यानी कि पेरेन्काइमा अभी अपन ने पढ़ा था, उसके सारे कैरेक्टर्स आपको याद आ जाने चाहिए। तो टाइटली अटैच्ड विद द सीव ट्यूब्स बाय द पिट्स एरिया। तो पिट्स के द्वारा जो है ये सीव ट्यूब से अरेंज होती है। अब ये सीव ट्यूब से अरेंज होने का क्या मतलब है? क्योंकि सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं था तो वो अपना काम जो है खुद परफॉर्म नहीं कर सकती थी। तो ये डिपेंड रहती है कंपेनियन सेल्स के ऊपर। तो जितनी सीव ट्यूब्स के काम होते हैं वो कंपेनियन सेल्स करती हैं। तो देखो इन मेंटेन द मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसको कंट्रोल यही करती है कंपेनियन सेल, क्योंकि उसके अंदर तो न्यूक्लियस है ही नहीं। अभी बात करते हैं इट्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स। तो ये सीव ट्यूब के कामों को कंट्रोल करती है, यानी कि ये मैनेजर है अपने सीव ट्यूब्स की। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं था, इसमें क्यों है और ये क्यों सीव ट्यूब से जुड़ी हुई रहती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है फ्लोएम फाइबर्स, थर्ड कैरेक्टर। तो थर्ड कैरेक्टर क्या होता है? मेड बाय द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। तो जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा की सेल से बने हुए होते हैं। एब्सेंट इन 1 डिग्री फ्लोएम। तो यानी कि जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, तो ऐसे आपके एग्जाम में पुट हो सकते हैं। तो ये ध्यान रख लेना आपको। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये होते क्या है? फ्लोएम फाइबर्स बहुत लॉन्ग होते हैं। अब फाइबर है तो लॉन्ग होंगे ही। अनब्रांच्ड होते हैं, नेल लाइक एंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही पतले पतले इनके एंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वेरी थिक होती है, क्वाइट वेल सेल वॉल होती है। तो एनसीईआरटी के अंदर मैंने यहाँ पे वेरी थिक लिखा हुआ है, वहाँ पर क्वाइट थिक लिखा हुआ है। तो सेल वॉल इसकी प्रेजेंट होती है, तो क्योंकि खुद ही पतले हैं तो सेल वॉल मोटी कहाँ से आएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियली इंपॉर्टेंस होती है लाइक जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प के रूप में इसी को काम में लिया जाता है। फ्लोएम का जो ये पार्ट है, फ्लोएम फाइबर्स, इन्हीं को यूज में लिया जाता है। डेड इन मैच्योर स्टेज, तो जो बड़े हो जाते हैं तब ये मर जाते हैं। ये बात आपको याद रहेगी होंगी फ्लोएम फाइबर्स के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आती है फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब फ्लोएम पेरेन्काइमा वहाँ पर थी जाइलम पेरेन्काइमा। तो अब देखो यहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होती है? लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, लंबी होती है और सिलेंड्रिकल सेल्स होती है। डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो प्रोटोप्लाज्म होता है डेंस और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेड सेल नहीं हो सकती, वो लिविंग सेल ही होती है। तो देखो सेलोलॉजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पिट्स भी प्रेजेंट होती है और सेलोलॉजिक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा बिकॉज ऑफ द पिट्स। तो पिट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब होता है कि एक सेल से दूसरी सेल के बीच में कनेक्शन इनका प्रेजेंट होता है। बात करें फूड स्टोरेज लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज के रूप में इसके अंदर जो फूड होता है वो स्टोर रहता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि सेलुलोज जहाँ पर भी आ जाए तो सेलुलोज उन्हीं में होता है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट होगा तो वो फूड बनाएगा और फूड कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टोरेज का काम यहाँ पर होता है। एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट। तो ये स्टेटमेंट एक और आ गया कि फ्लोएम पेरेन्काइमा के अंदर जो है फ्लोएम पेरेन्काइमा मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होती है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो ये बात हो गई अपने जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं? 3 टाइप बेस्ट ऑन लोकेशन। तो लोकेशन की बेसिस पे टिश्यू सिस्टम 3 टाइप का होता है। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और थर्ड होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सबके बारे में मैं बताऊंगा बट एक ब्रीफ तो दे दूं पहले। तो इसके अंदर होती है एपिडर्मल सेल्स होती हैं, स्टोमेटा होती हैं, ट्राइकोप्स एंड हेयर्स होते हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, इसको आसानी से इनमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होता। तो एपिडर्मल सेल्स सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होती है प्लांट की, तो उसको आपको पता ही है कि उस पर क्यूटिकल हो सकती है क्योंकि पानी का लॉस कम हो पाए। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा तो आप समझते ही होंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको फोटो पे दिख जाएगी तो उससे आप देख लोगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ट्राइकोम्स होते हैं जो कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करेंगे उन्हीं की जो कि कंफ्यूजिंग है। अब बात करते हैं ग्राउंड टिश्यूज के अंदर। तो ग्राउंड टिश्यूज के अंदर आती है, इसके अंदर पार्ट आता है
बस डिफरेंस की बात आती है कि ये इसमें कौन सा पार्ट अवेलेबल होता है। तो एपिड्रमल के अंदर जो सबसे बाहर होता है, ग्राउंड के अंदर क्या आता है, तो कवर्स ऑल द पार्ट्स एक्सेप्ट एपिड्रमल सेल्स, यानी कि जो एपिड्रमल होती है वो इसको छोड़ दो और वेस्कुलर टिश्यूज को छोड़ दो, उसके बीच का जितना पार्ट है वो ग्राउंड टिश्यू को कवर करेगा। आगे इतनी बात समझ में। वेस्कुलर टिश्यू होती है जाइलम एंड फ्लोएम, उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया क्या प्रेजेंट होता है, बाकी मैं और आगे डिस्कस कर ही दूंगा। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं। अब मेन पार्ट स्टार्ट होता है जो कि डिफरेंस का, कि क्या डाइकोट रूट होता ही और क्या है मोनोकोट रूट, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, आउटर मोस्ट लेयर एपिड्रमल होती है, तो एपिब्लेमा होती है। आउटर जो लेयर होती है उसके अंदर एपिब्लेमा होती है, तो भाई साहब इसमें भी होती है। सिमिलर कैरेक्टर है, जो सिमिलर नहीं होंगे उसको मैं नोट कर दूंगा, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। कॉर्टेक्स इसका जो प्रेजेंट होता है वो मेनी लेयर्स का होता है, यानी कि ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती है। ऑफ थिन पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं विद द इंटरसेलुलर स्पेस भी उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये बात आपको याद रखिए, तो ये ऐसा इसमें भी होता है। तो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस, इसको बोलते हैं। एंडोडर्मिस के ऊपर जो बैरल शेप की ये होती है एंडोडर्मिस की शेप पूछे तो बैरल शेप की होती है, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोडर्मिस ही होती है डाइकोट रूट की। अभी और देखते हैं। तो इसके अंदर होती है बैरल शेप की, हो गई मैंने बता दिया। फिर आती है सुबेरियन डिपॉजिट, इसके अंदर होता है। सुबेरियन डिपॉजिट होता है रेडियली एंड टेंजेंशियली। तो क्यों होता है, ताकि वाटर की जो है ट्रांसफर सही तरीके से हो। तो बात करें कैस्पेरियन स्ट्रिप भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पर होगी, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंडोडर्मिस के अंदर। ये सारे जो मैंने पॉइंट नोट किए हुए हैं ये स्टेटमेंट में पूछे जाने के लायक है। अभी और डिस्कस करते हैं। अभी तक सारे सिस्टम सेम ही चल रहे हैं, मोनोकोट के अंदर भी और डाइकोट के अंदर भी। अभी बात करते हैं पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल कैसी होती है, मोटी वॉल की होती है, पेरेन्काइमल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और बात करें एट द सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम एंड लेटरल रूट्स बनती है। तो लेटरल रूट्स और वेस्कुलर बंडल कहाँ से बनते हैं, वो पेरिसाइकिल से बनते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार नेट में पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना आप। बात करें नेक्स्ट जो है पिथ। तो पिथ होती है, छोटी होती है और अस्पष्ट होती है। इसका मैं एक अच्छी सी ट्रिक आपको बताऊंगा, तब आपको एकदम अच्छे से और समझ में आ जाएगी। अभी के लिए आप देख लो कि पिथ होती है, इसमें एब्सेंट होती है, आप या फिर बहुत ही छोटी होती है। लेकिन मोनोकोट के अंदर बहुत बड़ी पिथ होती है और एकदम क्लियरली विजिबल होती है। ये भी आपके दोनों का कंपेरिजन यहाँ से अब मैं स्टार्ट हो गया। तो जाइलम बंडल्स की बात करें 2 to 4 होती है डाइकोट के अंदर, लेकिन 6 या फिर 6 से ज़्यादा होती है मोनोकोट के अंदर। ये रूट की बात अपन कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो स्टील कौन कौन बनाती है। अब ये स्टील, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पेरिसाइकिल प्लस वेस्कुलर बंडल प्लस पिथ, इन तीनों को मिला के बनता है स्टील। लेकिन क्योंकि स्टील के इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ ही एब्सेंट होती है, तो ये कहाँ से बनेंगे, ये तो बन ही नहीं सकते। तो इसके अंदर ये चीज़ें एब्सेंट होती है मोनोकोट रूट के अंदर। तो जाइलम एक्सार्स एंडार्स, इसकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ पे नोट कर दिया ताकि आपको समझा पाऊँ मैं आगे, क्योंकि वो एकदम ट्रिक से याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम की बात करेंगे अब, क्योंकि रूट की बात अपन कर चुके हैं। तो स्टेम की बात करें तो एपिडर्मिस होती है, क्यूटिकल की बनी हुई होती है, मल्टीसेलुलर ट्राइकॉम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लस स्टोमेटा भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट पार्ट होती है। तो स्टेम है, में तो ये प्रेजेंट होंगे ही। मोनोकोट के अंदर क्या आ जाएगा, ट्राइकॉम्स एब्सेंट होते हैं, ट्राइकॉम्स एब्सेंट होते हैं मोनोकोट के अंदर, ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होती है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अब एक बार फिर मैंने यहाँ पे बता दिया है, स्टार भी नोट कर दिए हैं, अब तो आपको याद हो ही गया होगा। हाइपोडर्मिस की बात करें डाइकोट की, तो कोलेनकाइमा की बनी हुई होती है, लेकिन मोनोकोट की होती है स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है। ये भी डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। कॉर्टिकल लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है, इसके ऐसा नहीं होता है। एंडोडर्मिस जो होती है स्टार्च शीथ इसमें प्रेजेंट होता है, फ्लोएम पर वाटर कंटेनिंग केविटी प्रेजेंट होती है। तो ये कैरेक्टर्स जो है इन दोनों के यहाँ पर को याद करने होंगे। अभी और बात करें, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होती है रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट एंड ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं। ओपन इसलिए क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसके अंदर क्लोज होते हैं, बट दोनों में कॉन्जॉइंट और कॉन्जॉइंट होते हैं। वो इसलिए क्योंकि कॉन्जॉइंट तो होते हैं, लेकिन क्लोज इसमें इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ओपन इसलिए क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। बहुत ही ईजी तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा। तो वेस्कुलर बंडल होती है, रिंग में अरेंजमेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर रिंग में अरेंजमेंट नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं बंडल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं। आपको ये पता लग गया होगा। डायग्राम्स अगर होंगे तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इजीली लगा दूंगा ताकि आपको फायदा हो जाए समझने में। अब बात करते हैं डाइकोट लीफ की। तो रूट और स्टेम की बात अपन होगी। अब बात करते हैं डाइकोट लीफ की। डाइकोट लीफ के अंदर तीन पार्ट होते हैं डाइकोट लीफ के, एपिडर्मिस, मेसोफिल और होती है वेस्कुलर सिस्टम। तो इसके अंदर कैसे होता है कि एपिडर्मिस जो होती है वो 2 पार्ट में होती है, तो एडैक्सियल सरफेस, एक होती है एबैक्सियल सरफेस। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको समझा दूंगा कि एक लीफ की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है और किस तरीके से इसको देख सकते हैं अपन। तो देखो मोस्ट स्टोमेटा एब्सेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि नीचे वाली एबैक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और नीचे वाली सरफेस के ऊपर ज़्यादा होते हैं, ऊपर वाली पे नहीं होते हैं।
तो जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसको एडेक्सल सरफेस बोलते हैं और जो नीचे वाली होती है उसको एबेक्सल सरफेस बोलते हैं। तो इसके अंदर स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होती है डाइकोट लीफ के अंदर। बात करें सम नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट एट बोथ सरफेसेस, यानी कि सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट होती हैं मोनोकोट स्टेम लीफ के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पेरेनकाइमा नो डिफरेंशिएटेड, तो पेरेनकाइमा इसकी जैसे डिफरेंशिएटेड थी एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन इसके अंदर बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती है। तो मोनोकोट लीफ के अंदर बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एडेक्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। एडेक्सल सरफेस के ऊपर क्या होती है, लार्ज होती है, इम्पटी होती है, कलर जो होती है कलरलेस सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो यही क्वेश्चंस बार बार नीट में बहुत बार पूछा गया है कि ये सेल्स कैसी होती हैं। तो ये लार्ज होती हैं, खाली होती हैं, कलरलेस होती हैं। तो बस यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करें मेसोफिल्स प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में। तो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है। तो मैं दिखाता हूं आपको, डायग्राम आपको दिख गया होगा जिसके अंदर सारी चीजें आपको अच्छे से दिख रही है मैनेज तरीके से। तो अब बात करते हैं पेरेनकाइमा की। तो इसके पेरेनकाइमा दो टाइप से अरेंज होती है, एक तो पेलिसेड और एक होती है स्पॉन्जी। तो पेलिसेड जो कि लंबी लंबी सेल्स हैं, स्क्रीन पे दिखी होंगी आपको, तो उसको बोलते हैं पेलिसेड सेल्स, और जो राउंड टाइप में अवेलेबल है उसको बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स। तो मैंने आपको बता ही दिया था ये बुलिफॉर्म सेल्स, इसका एग्जांपल होती है ग्रासेस। तो घास जितनी भी होती है, जैसे ये दूब आपने सबने देखी होगी, तो उसके अंदर ये बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब बात करें डाइकोट लीफ के अंदर, तो जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जॉइंट होता है, एंडार्च होता है। तो क्यों मैं ये बात बताई है कि एंडार्च एग्जार्च के बारे में, तो ये मैं आगे आपको समझा दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बंडल सील सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तो बंडल सील सेल तो आपको पता ही होगा कि बहुत बार आपके सामने के नाम आया है। तो वेनेसन होता है रेटिकुलेटेड और इसमें वेनेसन होता है पैरेलल। तो ये आपने मॉर्फोलॉजी के अंदर मेरे से पढ़ ही लिया था। तो ये बात हुई अपनी लीफ के बारे में। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। अब आती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ बड़ी सिंपल है। तो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता कौन है ये मैं आपको बता देता हूं, बाकी तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। तो लेटरल मेरिस्टेम करवाता है, वेस्कुलर कैम्बियम करवाता है और कोर कैम्बियम। इन तीनों से यहाँ पर जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कि प्लांट की मोटाई का बढ़ना, और प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट की हाइट बढ़ना। ये आपको समझ में आता ही होगा। बात करते हैं, यहाँ पर भी बहुत बार स्टेटमेंट का टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। तो स्प्रिंग वुड क्या होती है, कोल्ड स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड इसको बोलते हैं। लेकिन ऑटम वुड होती है, इसको बोलते हैं विंटर या फिर ऑटम वुड या फिर लेट वुड इसको बोलते हैं। तो कैम्बियम मोर एक्टिव होती है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव कैम्बियम होती है स्प्रिंग वुड की। उसकी जब बाद में ऑटम वुड होती है उसकी लेस एक्टिव होती है। कलर होगा लाइट होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बनेगी तो कलर करने का टाइम नहीं मिलेगा, और इस वजह से इसका कलर लाइट रहेगा। लेकिन ये धीरे धीरे, क्योंकि ये धीरे धीरे बनेगी तो अच्छे से इस पर कलर हो जाएगा, तो इसलिए इसका कलर हो है डार्क हो जाएगा। डेंसिटी की बात करें तो लो होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी बनेगी तो अच्छे से पैकिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए डेंसिटी लो रहेगी। लेकिन इसकी डेंसिटी धीरे धीरे बनने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेसल्स की। बात करें तो वेसल्स जो होती है जो स्प्रिंग वुड की वो होती है ब्रॉड। तो ब्रॉड वेसल्स होती हैं क्योंकि कम टाइम में बनती है तो ब्रॉड बनेगी, और छोटे टाइम में बनती है तो नैरो बनेगी, यानी कि धीरे धीरे बन रही है तो इनको अच्छे से डिजाइन करके फिर बनाया गया है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपकी कंफ्यूजन की बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि बात करें डॉक्टर नो पिथ, इसको याद कैसे करेंगे। डॉक्टर के डी से आ जाएगा डाइकोट और आर से मतलब आ जाएगा रूट। तो डाइकोट रूट के अंदर मूल यानी कि रूट के अंदर पिथ प्रेजेंट नहीं होती। तो इसके मतलब है कि बाकी जितने भी हैं, जैसे कि डाइकोट रूट में नहीं है तो मोनोकोट रूट में होगी, और मोनोकोट रूट में है, मोनोकोट रूट में है तो डाइकोट रूट में नहीं होगी। तो ये आपको उल्टा करना है सारा, स्टेम में इसका उल्टा करना है, रूट में मैंने आपको समझा ही दिया है। तो इस एक ट्रिक से आपको सब कुछ याद रह जाएगा, बाकी सबको इससे उल्टा या फिर अपोजिट कर दो तो आ गए आपको समझ में। डॉक्टर नोफिथ से याद रख लो। अब बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम दो टाइप का होता है, एक तो एंडार्च होता है और एक होता है एक्सार्च। अब एंडार्च का मतलब होता है कि फ्लोएम अंदर की तरफ होता है, सॉरी प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ होता है, और मेटा जाइलम जो होता है ऊपर की तरफ होता है। अब बात करें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, तो प्रोटोजाइलम होता है बाहर की तरफ एग्जार्च में, और मेटाजाइलम होता है अंदर। अब याद कैसे करेंगे, जैसे कि स्टेम के अंदर एंडार्च होता है, स्टेम के अंदर, यानी कि अगर ये जाइलम के बेटे मान लो कि प्रोटोजाइलम को जाइलम का बेटा मान लो, इसको अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि स्टेम के अंदर, स्टेम तो हवा में रहता है, और हवा में यानी कि बाहर एटमॉस्फेयर में रहता है, उसको तो कोई भी खा सकता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर रख दिया। लेकिन क्योंकि एंडार्च यानी कि रूट में होता है, रूट तो मिट्टी के अंदर होती है, जमीन में होती है, तो प्रोटोजाइलम को कोई खतरा नहीं है, तो उसको बाहर खेलने दिया जाता है, यानी कि इसमें एक्सार्च हो जाएगा। तो रूट्स के अंदर होता है एक्सार्च और स्टेम में होता है एंडार्च। तो याद करने का तरीका कि बाहर खतरा होता है किसी भी जानवर के खाने का, इसलिए उसको अंदर कर देते हैं, इसलिए एंडार्च, और
रूट क्योंकि जमीन के अंदर होती है तो उसके लिए एग्जॉस्ट आसानी से कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर अपना प्लांट एनाटॉमी भी अपन ने कंप्लीट कर दिया है वन शॉट वीडियो के अंदर। तो कमेंट करके जरूर बता देना कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बीच में मैंने बोला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इजीली पढ़ सकते हो। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।